हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की एमसीक्यू सीरीज़ को। इसके पहले हमने फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट की है जिसमें हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अगर आप उस सीरीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। इसी के साथ साथ कई अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स पर और कई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पर जो बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स को बेनिफिशियल हो सकती हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने एमसीक्यू की सीरीज़ बनाए हुए हैं और जो मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी कर दिए गए हैं। आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन सारी वीडियोज़ को देखकर अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी सेकेंड सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। So let us start with our 41st question. Large investment is made in fixed assets. The project will be termed as capital intensive, labor intensive, product intensive, market intensive. अब फिक्स्ड एसेट में जब लार्ज इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या कहते हैं? तो फिक्स्ड एसेट में जो लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसे कैपिटल स्ट्रक्चर में ही देखा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से ही देखा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ट स्टैंड्स फॉर PERT। पर्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिसर्च टेक्निक्स, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिसर्च टेक्निक्स। पर्ट का करेक्ट मीनिंग है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश डैश इज यूज्ड टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली इन द मिनिमम अवेलेबल टाइम विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, नेटवर्क एनालिसिस, बजट एनालिसिस, क्रिटिकल प्लानिंग। अब वो कौन सी टर्म है जो यूज़ की जाती है हमारी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हम हमारी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इकोनॉमिकली कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम अवेलेबल टाइम होगा या फिर मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेस होंगे, उनको यूज़ करके हम हमारा प्रोजेक्ट एकम्प्लिश करते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज ए फॉर्म ऑफ फिनांसिंग स्पेशली फॉर फंडिंग हाई टेक्नोलॉजी, हाई रिस्क and perceived high reward projects. Fixed capital, current capital, seed capital, venture capital. अब वेंचर कैपिटल वो फॉर्म होता है फिनांसिंग का जिसमें हमारी जो फंडिंग होती है वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ, हाई रिस्क के साथ और परसीव्ड हाई रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो वेंचर कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश डैश मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर or sequence in which they are to be used for manufacturing the product. Factory layout, product layout, process layout, combined layout. तो जो प्रोडक्ट लेआउट होता है उनमें जो हमारी मशीन्स या इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अरेंज किया जाता है एक सीक्वेंस में, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है उसमें वो यूज़ किए जा सके। तो प्रोडक्ट लेआउट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डैश डिनोट्स bonus or financial aid which is given by a government to an industry to help it compete with other unit. Incentive, subsidy, bounty, concession. अब जो बाउंटी होती है वो एक बोनस या फिर फिनेंशियल एड के तहत गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है इंडस्ट्रीज को कॉम्पीट करने के लिए दूसरे यूनिट के साथ। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the granting of cash subsidy on the capital investment is called concessional finance, quantum of subsidy, interest subsidy, central investment subsidy. अब जो कैश सब्सिडी होती है हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, उसकी जो ग्रांट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होता है सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स under section 80J is called development rebate, investment allowance, rehabilitation allowance, tax holiday. तो जो न्यू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिनको एग्जम्प्ट किया गया है अंडर सेक्शन 80J के इनकम टैक्स के फ्रॉम द पेमेंट ऑफ, तो वो होती है हमारी इन्वेस्टमेंट अलाउंस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Next question, dash dash is primarily concerned with the identification of the project demand potential and the selection of optimal technology. Techno-economic analysis, feasibility analysis, input analysis, financial analysis. अब टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस जो होता है वो प्राइमरीली कंसर्न होता है हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट के आइडेंटिफिकेशन को लेकर और उसकी जो डिमांड पोटेंशियल और सिलेक्शन ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी है उसके साथ। सो ऑप्शन ए टेक्नो इकोनॉमिक एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश रेफर्स टू सम एक्शन विच इज अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट necessary to complete a specific event, a network, an activity, an event, a node. तो एक एक्टिविटी उस चीज़ को रेफर करती है जिसमें कोई एक्शन होती है और वो टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट होता है और जो नेसेसरी होता है हमारी स्पेसिफिक इवेंट को कंप्लीट करने के लिए। सो ऑप्शन बी एन एक्टिविटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस एक्टिविटी एंड इवेंट relating to a project, network analysis, scheduling technique, logical model, network diagram. अब नेटवर्क डायग्राम जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ का और हमारी इवेंट्स का रिलेटेड टू हमारे प्रोजेक्ट को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्टिविटीज विच मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर अ गिवन इवेंट कैन ऑकर आर टर्म्ड एज प्रीसीडिंग एक्टिविटीज, सक्सीडिंग एक्टिविटीज, कॉन्करेंट एक्टिविटीज, डमी एक्टिविटीज। अब जो एक्टिविटीज़ है जो पहले ही हमारा जो इवेंट है उस इवेंट के पहले ही अगर हम लोग फिनिश कर दें या इवेंट ऑकर होने से पहले ही हो जाए तो उन एक्टिविटीज़ को हम क्या कहेंगे? तो जो पहले होता है उसे प्रीसीडिंग कहते हैं। सो उन एक्टिविटीज़ को हम प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ कहेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिविटीज विच कैन बी अकम्प्लिश्ड साइमल्टेनियसली आर टर्म्ड एज preceding activities, succeeding activities, concurrent activities, dummy activities। अब जो हमारा प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के साथ साथ अगर हमारी एक्टिविटीज़ अकम्प्लिश होती रहती है साइमल्टेनियसली तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EST स्टैंड्स फॉर, EST का फुल फॉर्म क्या है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इवेंट स्टार्ट टाइम, इफेक्टिव स्टार्ट टाइम, इसेंशियल स्टार्ट टाइम। EST का फुल फॉर्म है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल टाइम विच अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन कंज्यूम विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, डिपेंडेंट फ्लोट। अब वो एडिशनल जो एक प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है उस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को इंक्रीज किए बिना यानी कि विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर हम एडिशनल टाइम नॉन क्रिटिकली एक्टिविटी के ऊपर लाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है हमारा टोटल फ्लोट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज एन इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच, CPM, GERT, PERT, WASP। इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो PERT होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। अब एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच जो है ऑप्शन है हमारे CPM, PERT, GERT, WASP। तो इनमें से जो CPM है क्रिटिकल पाथ मेथड इज एक्टिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश इज द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट with a goal of assuming a rational allocation of limited funds. Project formulation, project evaluation, project appraisal, project design। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल जो होता है वो एक एनालिसिस होता है हमारी कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स का हमारी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में और उसके पीछे एक गोल होता है जिसमें हम अज्यूम कर देते हैं हमारी रैशनल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड फंड्स को। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash dash may be defined as the excess of present value of project cash inflows over that of outflows. Net present value technique, average rate of return, benefit cost ratio, internal rate of return। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक जो है हमारी उसमें हम डिफाइन करते हैं हमारी एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू को हमारी प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज के साथ, जैसे कि हमारे कैश इनफ्लोज जो है अगर वो ओवर हो जाते हैं हमारी आउटफ्लोज के हिसाब से तो वो होती है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजंस टेकन बाय एन एंटरप्रेन्योर
on behalf of his enterprise are known as organizational decisions, personal decisions, routine decisions, strategic decisions. अब एंटरप्रेन्योर उसके एंटरप्राइज के हिसाब से जो डिसीजंस लेता है उसे ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस कहा जाता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिसीजंस विच आर कंसर्न्ड विथ पॉलिसी मैटर्स and exercise fundamental influence on the objectives of organization are called as organizational decisions, personal decisions, routine decisions, strategic decisions. अब डिसीजंस अगर हमारी पॉलिसी मैटर को लेकर किए जा रहे हो और उसमें जो फंडामेंटल इन्फ्लुएंस है वो एक्सरसाइज हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए अगर किए जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash dash is a problem solving technique designed to produce numerous ideas in a short period. Synthesis, Delphi technique, brainstorming, nominal group technique. अब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है, जो डिज़ाइन किया जाता है हमारी प्रोडक्ट की न्यूमरस आइडियाज़ को शॉर्ट पीरियड में, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash dash is the systematic development of a project idea for the eventual purpose of arriving at an investment decision. Project identification, project formulation, project feasibility, project evaluation. तो एक जो सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है हमारी प्रोजेक्ट आइडिया का और उसका जो इवेंचुअल पर्पस होता है हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन तक पहुंचने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो होता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन. Option B is the correct answer. Next question. The process of preparing an inventory of skills needed for effective implementation of the project is called as economic viability, financial feasibility, technical feasibility, managerial competence. अब जो प्रोसेस होती है हमारी इन्वेंटरी स्किल्स जो होती है, जो प्रिपेयर करने के लिए इन्वेंटरी ऑफ स्किल्स नीडेड फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, हमारी प्रोजेक्ट की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्किल नीडेड होती है और उसके लिए जो इन्वेंटरी प्रिपेयर करनी होती है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश इम्प्लाइज द अवेलेबिलिटी or otherwise of plant and machinery and technical know-how to produce the product. Economic viability, financial feasibility, technical feasibility, managerial competence. अब जो अवेलेबिलिटी होती है हमारी प्लांट एंड मशीनरी या फिर टेक्निकल नो हाउ को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्ट को लगती है, उसे हम टेक्निकल फिजिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंस के सिवा ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. CPM स्टैंड्स फॉर. CPM का फुल फॉर्म क्या है? CPM का फुल फॉर्म जैसे कि हम सबको पता है क्रिटिकल पाथ मेथड है. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. हमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि CPM का फुल फॉर्म क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश डैश इज ग्रांटेड टू स्मॉल स्केल यूनिट्स अंडर सेक्शन 33B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 33B के तहत स्मॉल स्केल यूनिट्स को इनमें से क्या ग्रांट किया गया है? डेप्रिसिएशन अलाउंस, डेवलपमेंट डिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, रिहेबिलिटेशन अलाउंस. तो रिहेबिलिटेशन अलाउंस जो है वो ग्रांट किया गया है SSU को. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. DGTD स्टैंड्स फॉर. DGTD का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट जनरल टैक्सेशन डिडक्शन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ टैक्सेशन डिडक्शन. तो DGTD का जो फुल फॉर्म है वो है डिस्ट्रिक्ट जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोविजनल SSI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, 3 years, 2 years, 1 year. अब जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है SSI का वो वैलिड होता है 1 year के लिए. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स NAYE sponsored an entrepreneurial development scheme with Bank of India in January 1920, August 1920, January 1972, August 1972. अब जो नेशनल अलायंस यंग एंटरप्रेन्योर्स स्पॉन्सर्ड एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट स्कीम है
बैंक ऑफ इंडिया की, वो अनाउंस की गई थी अगस्त 1972 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 यम्स। अब 4 यम जो है उनमें से इनमें कौन सा वो पॉइंट है जो 4 यम्स में नहीं आता है? मोटिवेशन, मैनेजमेंट, मटेरियल्स, मनी। तो 4 यम्स जो है उनमें मटेरियल्स नहीं आता है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द लिस्ट बिलो डज नॉट फॉर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है? ट्रेडमार्क्स, पैटेंट्स, टैंजिबल असेट्स, कॉपीराइट्स। तो टैंजिबल असेट्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आते, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टी इन पेस्टल एनालिसिस रेफर्स टू। पेस्टल एनालिसिस में जो टी है वो टी का लॉन्ग फॉर्म क्या है या किसे रेफर करता है? टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, टैलेंट। तो टी जो है वो रेफर करता है टेक्नोलॉजी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर वन पार्टी अलाउज अनदर पार्टी टू यूज अ बिजनेस नेम एंड सेल इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज नोन एज अ कोऑपरेटिव, अ फ्रेंचाइज, एन ओनर मैनेजर बिजनेस, अ लिमिटेड कंपनी। अब एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है जहाँ पर एक पार्टी अलाउ करती है दूसरी पार्टी को उसके बिजनेस के नेम को यूज़ करने के लिए और उसके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उसे सेल करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है फ्रेंचाइज। तो ऑप्शन बी जो है फ्रेंचाइजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ अ बिजनेस एंजल। बिजनेस एंजल का रोल क्या होता है? टू प्रोवाइड स्मॉल बिजनेस एडवाइस, to provide capital for business development in exchange for a stake in the business ownership, to set up a franchise business, to assist an entrepreneur to open a lifestyle business। तो बिजनेस एंजल का रोल होता है कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, और इन एक्सचेंज फॉर स्टेक इन द बिजनेस ओनरशिप। उसकी बिजनेस की ओनरशिप में उनका एक स्टेक भी होता है, तो उसे कहते हैं बिजनेस एंजल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a key aspect of the financial section of the business plan is dash, a statement of management skills, a realistic sales forecast, production capacity, a description of competitors। अब हमारी फिनेंशियल सेक्शन जो होते हैं बिजनेस प्लान के, उसके की एस्पेक्ट क्या होते हैं? तो वो की एस्पेक्ट होता है हमारी सेल्स को फोरकास्ट करना, यानी कि रियलिस्टिक सेल्स फोरकास्ट हमारा की एस्पेक्ट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्क्राइब करता है? द नंबर ऑफ पीपल हु वॉलंटरीली चूज नॉट टू वर्क, द नंबर ऑफ पीपल हु आर जॉबलेस एंड आर एक्टिवली सीकिंग वर्क, द नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, द नंबर ऑफ पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क फ्रॉम हु फाइंड वर्क। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं जिनके पास जॉब नहीं होती और वो जो एक्टिवली सर्च करते हैं जॉब के लिए, ढूंढते हैं काम को, तो उन्हें कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज टेस्टेड इन पोटेंशियल कंज्यूमर्स टू डिटरमाइन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एट डैश स्टेज। कंसेप्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन। अब जो आइडिया होती है हमारी न्यू प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए विथ अवर पोटेंशियल कंज्यूमर्स, और हमारी कंज्यूमर का एक्सेप्टेंस जो है उसे डिटरमाइन करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो होती है हमारी टेस्ट मार्केटिंग स्टेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मॉडल एंटरप्रेन्योर्स। अब जो मॉडल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए इनमें से कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है? टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, बिजनेस अवेयरनेस, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। तो बिजनेस अवेयरनेस जो है वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक का एक जो पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज द मैक्रो एनवायरमेंट नॉट इंक्लूड। मैक्रो एनवायरमेंट जो है वो इनमें से कौन से फैक्टर को इंक्लूड नहीं करता है? पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी फैक्टर्स, कस्टमर नीड्स इन अ गिवन मार्केट, सोशल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो इनमें से जो कस्टमर नीड्स होता है गिवन मार्केट में वो हमारी मैक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर नहीं है या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर सेकेंड सीरीज ऑल्सो। मेरी फर्स्ट सीरीज की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
सेकेंड सीरीज़ के साथ साथ हमने 80 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है विद द लॉजिकल आंसर्स, विद द लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आल्सो। अगर दोस्तों आप इनके साथ ही और कई अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स की वीडियोस को देखना चाहते हैं या फिर और भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो बीकॉम और एमकॉम की सिलेबस की रिलेटेड सभी एमसीक्यू टाइप सीरीज़ को मैंने बनाया है और मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल पैक्स को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर दिए गए वीडियोज़ को स्टडी कीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स इन सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको जो चेंज्ड पैटर्न है एग्ज़ाम का उसमें इसका बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे हमारी थर्ड सीरीज़ के साथ जिसमें हम और कई नई एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और हमारी स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए इन दोनों सीरीज़ को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे थर्ड सीरीज़ में। थैंक यू।